चैप्टर नया है और टॉपिक है सर आपका कोलिजन। रिकैप कर देते हैं ताकि आज के क्लास में जो चीजें होंगी उसे आप पकड़ पाए। ध्यान दीजिएगा प्लीज। कोलिजन मतलब सिंपल सी चीजें होती है, ऐसे होता है इसका मतलब जब एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के साथ टक्कर करता है। लेकिन फिजिक्स में सिर्फ टक्कर ही कोलिजन नहीं होता है। कोलिजन मतलब हो गया, आपको ये समझना है कि मोमेंटम का चेंज होना, मोमेंटम बदल जाना। टोटल मोमेंटम तो कंजर्व रहेगी लेकिन मोमेंटम में चेंज इन मोमेंटम। जहां भी आपको मोमेंटम में चेंज जैसा फील आए, आप ये समझ लीजिए कि फिजिक्स में कोलिजन हो चुका है। जरूरी नहीं कि उसके लिए टक्कर हो, अगर टक्कर होती है तो कोलिजन होगा, लेकिन जरूरी नहीं कि कोलिजन के लिए टक्कर हो ही। आई बात समझ में? कोलिजन के लिए क्या होना जरूरी है? मोमेंटम में चेंज, लेकिन टोटल मोमेंटम जो होगा वो होगा हमारा कंजर्व। इनिशियल फाइनल, टोटल इनिशियल मोमेंटम और टोटल फाइनल मोमेंटम ये हमेशा कंजर्व होगी। किसी भी टाइप के कोलिजन होंगे तो क्लियर। दो तरह के कोलिजन आपको देखने हैं। दोनों कोलिजन में ये चीजें तो फिक्स होती है, टोटल मोमेंटम कंजर्व तो होगा ही होगा। जैसे मान लीजिए ये एक पार्टिकल था, u1 से चल रहा था, मास था इसका m1, समझना। लिखना तो कुछ है नहीं अभी फिलहाल, इसलिए पेन को रहने दीजिए। और दूसरा एक पार्टिकल है m2 जिसका मास u2 था, चल रहा था, दोनों समझ गए। और यहां पे u1 अगर ग्रेटर देन u2 है, ध्यान दो पुराने बच्चे जिनका पहला क्लास है प्लीज, उसी के लिए है। तो इस केस में क्या होगा, ये इसे टक्कर मार देगी, हाँ या ना? इसे टक्कर मार देगी, तो टक्कर मारेगी तो टक्कर के बाद आफ्टर कोलिजन के बाद इसकी वेलोसिटी बदल जाएगी। m1 की वेलोसिटी मान लीजिए v1 हो गई, पार्टिकल a, ये a है और ये मान लो b है। इसकी वेलोसिटी मान लीजिए चेंज होके v2 हो गई, ऑब्जेक्ट ये b। आफ्टर कोलिजन कुछ ऐसा सिचुएशन रहा। अब हुआ क्या कि दो तरह के कोलिजन आपको देखने को मिलेंगे। अभी क्या हुआ है, कोलिजन आपका वन डायमेंशनल हुआ। वन डायमेंशनल मतलब हुआ कि ओरिजिनल वेलोसिटी का जो डायरेक्शन था स्ट्रेट लाइन, उसी स्ट्रेट लाइन में कोलिजन फिर से हुआ। फाइनल वेलोसिटी का भी डायरेक्शन उसी लाइन में है। पहले दो गाड़ी जिस डायरेक्शन में चल रही थी, कोलिजन के बाद अगर वो उसी डायरेक्शन में चल रही होगी, इसे हम लोग कहते हैं वन डायमेंशनल, मतलब एक डायरेक्शन में कोलिजन, 1D कोलिजन, समझ गए। और होता है एक 2D कोलिजन होता है। 2D कोलिजन में क्या होगा, 2D कोलिजन में ये हुआ आपका 1D कोलिजन, इसको वन डायमेंशनल कोलिजन कहते हैं। और 2D कोलिजन में क्या होगा कि जैसे ये पार्टिकल चल रही थी इधर और ये पार्टिकल मान लो चल रही थी इस डायरेक्शन में। कोलिजन के बाद क्या हुआ, कोलिजन के बाद एक पार्टिकल मान लो इधर चली गई और दूसरी पार्टिकल मान लीजिए कहीं और चली गई, दो अलग अलग डायरेक्शन में। आई बात समझ में? इसे कहते हैं 2D डायमेंशनल, सॉरी हाँ 2 डायमेंशनल कोलिजन। देखना हमें, ठीक है। 1 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल। 1 डायमेंशनल का मतलब होता है वेलोसिटी का डायरेक्शन जो पहले था कोलिजन के बाद भी वही रहेगा। वेलोसिटी डायरेक्शन पहले स्ट्रेट लाइन था और बाद में भी स्ट्रेट लाइन रहेगा। दूसरा, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, सुनो, इनिशियली कोलिजन से पहले जो वेलोसिटी का डायरेक्शन था, अब पार्टिकल की वेलोसिटी डायरेक्शन नहीं वो रहे। दोनों की बदल सकती है या दोनों में से किसी एक का भी बदलेगा। हो सकता हो कि पहला वाला पार्टिकल कोलिजन 2D में A और B, मान लो A का डायरेक्शन बदल गया और लेकिन B उसी डायरेक्शन में चल रहा है, तो किसी एक का भी तो डायरेक्शन बदला है ना, कोलिजन 2D हो गया, 2 डायमेंशनल कोलिजन हो गया। ये बात समझ पाए? 1D और 2D का मतलब क्लियर। अब ये तो देखना है आपको, ये हुआ कोलिजन किधर हो सकता है, लेकिन टाइप्स ये नहीं है बाबू। टाइप्स आपका है इलास्टिक और एक होता है इनइलास्टिक। इनइलास्टिक, अब इलास्टिक में भी 1D होगा, इलास्टिक में भी 2D होगा, इनइलास्टिक में भी 1D होगा, इनइलास्टिक में भी 2D होगा। ये देखना हमें, ठीक है। आई बात समझ में? इलास्टिक और इनइलास्टिक को समझने का ये तरीका है, सीधा सा है कि इसका मतलब समझो। इलास्टिक का मतलब होता है बाबू, जो चीजें जैसे स्पंज वाला बॉल इलास्टिक होता है, इलास्टिक गेंद होती है, उसको जब आप प्रेस करते हैं और छोड़ते हैं वापस वो रिगेन अपनी पोजीशन में आ जाता है, नहीं आ जाता है। ऐसा कोलिजन जिसमें
कोलिजन के बाद, जैसे मान लीजिए आप टक्कर वाला कोलिजन जिम करिए, टक्कर के बाद या कोलिजन के बाद दोनों में से किसी का भी साइज या शेप नहीं बदला हो, ठीक है। जैसे होती है ना कि मान लीजिए कार और ट्रक आपस में टक्कर करती है और कार और ट्रक, हाँ, कार का चिथड़ी निकल जाता है, तो इसमें क्या हुआ, उसका शेप साइज बदल जाता है, तो ये कोलिजन आपका इलास्टिक नहीं होगा। आप ये समझ लीजिए, आपने गेंद को छोड़ा, सरफेस पूरा बढ़िया तगड़ा है, स्मूथ है पूरा, एनर्जी लॉस का कोई चांस नहीं है, उसको छोड़ा और वापस वो उसी हाइट पे अगर आ जाता हो, कोलिजन इलास्टिक होगा। आई बात समझ में? तो इलास्टिक कोलिजन में शेप साइज रिमेन सेम। इसको पहचानने का ये तरीका है कि काइनेटिक एनर्जी इसकी चेंज नहीं होगी, मतलब सिस्टम की टोटल नो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी में लॉस नहीं होगा, किसमें? काइनेटिक एनर्जी में। ये दोनों कोलिजन के लिए फिक्स है, टोटल मोमेंटम इलास्टिक में भी कंजर्व होगा और इन इलास्टिक में भी होगा, लेकिन इसमें काइनेटिक टोटल काइनेटिक एनर्जी कोलिजन के पहले जितनी होगी, कोलिजन के बाद भी टोटल काइनेटिक एनर्जी उतनी ही होगी, बीच में चेंज होता है। इन इलास्टिक को कैसे याद रखना? इलास्टिक में लॉस काइनेटिक एनर्जी में होता है, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी में लॉस होगा, मतलब इसके पास शुरू में जितनी काइनेटिक एनर्जी थी, बाद में काइनेटिक एनर्जी घट जाएगी बाबू, कुछ काइनेटिक एनर्जी खत्म हो जाएगी, लॉस हो जाएगी, हिट में नहीं, साउंड में, ये सब चीजों में चली जाएगी। क्लियर? आई बात समझ में? कैसे पहचानना है इलास्टिक और इनलास्टिक में? पहचानना तो ये हो गया, और यूज क्या करना है? दो चीजें तुम्हें यूज करनी है, एक मोमेंटम कंजर्वेशन और एनर्जी, इसमें काइनेटिक एनर्जी इसका कंजर्व होगा जबकि इसकी काइनेटिक एनर्जी में लॉस होगी, ये तीन बातें होगी। इसके बाद हमने किया था फॉर्मूला, जैसे देखो जब ये पार्टिकल इसके साथ कोलाइड करेगा तो इसकी वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी कुछ होगी ना कोलिजन के बाद? नहीं, ये वेलोसिटी हम लोगों ने कल डिराइव कर ली थी, ध्यान देना। कोलिजन के बाद अभी हम लोग इलास्टिक कोलिजन कर रहे थे, इलास्टिक कोलिजन 1D किए थे कल, और उसका जो रिजल्ट आया था वो बस रिजल्ट लिख रहे हैं आप, ठीक है। इलास्टिक कोलिजन में क्या हुआ? बॉडी कोलाइड करी और स्ट्रेट लाइन में चल रही है, इसकी वेलोसिटी v1 और इसकी वेलोसिटी v2, हमें यही v1 और v2 फाइंड करना था, और v1 का वैल्यू आया था, अगर आपको याद होगा, m1 माइनस m2 बाय m1 प्लस m2 u1 प्लस 2 m2 बाय m1 प्लस m2 और u2। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, रहे तो बढ़िया, नहीं तो कोई बात नहीं। और ये हुआ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल A, पार्टिकल B की वेलोसिटी कितनी हो जाती है? v2 इक्वल टू m2 माइनस m1 बाय m1 प्लस m2, और यहाँ पे u2 हो जाएगा और प्लस 2 m1 बाय m1 प्लस m2 और u1। बस इतना ही हम लोग किए हैं अभी तक मात्र, मतलब हमने कोलिजन समझा, कोलिजन में क्या चीजें होती है ये समझा, और दो रिजल्ट्स हमने निकाले थे बस। क्लियर है? तो ये रिजल्ट अभी फिलहाल इसी रिजल्ट पे बातें होने वाली है। क्लियर? डिस्कशन हम लोग इसी रिजल्ट पे करेंगे। आइए इसको कंटिन्यू करेंगे, यहां तक लिखना नहीं है कुछ आपको। चलिए शुरू करते हैं। देखो अब इसमें हम लोग कुछ ऐसे केसेस को एनालिसिस करेंगे जो आपको सीधा सवाल बनाने में हेल्प करेगा बाबू, सीधा क्वेश्चन बनाने में हेल्प करेगा। क्वेश्चन इसके बाद करेंगे हम लोग, पहले कुछ स्पेशल केस को डिस्कस कर लेते हैं, इसी में कुछ चीजें को हम लोग स्पेशली समझते हैं। देखिए कोलिजन कैसा? इलास्टिक, ठीक है, और हमारे पास वेलोसिटी है v1 कितनी बाबू? m1 माइनस m2 बाय m1 प्लस m2, u1 प्लस 2 m2 बाय m1 प्लस m2 और u2 ना, ठीक है, ये आया था। इसी तरह से v2 कितना था? m2 माइनस, देखो नहीं, क्योंकि यहां पे v1 है इसलिए m1 से स्टार्ट होना है, यहां पे v2 है तो इसलिए m2 से स्टार्ट होना है। ऊपर दोनों का डिफरेंस और नीचे दोनों का सम। ध्यान देना, देखो एक कंफ्यूजन यहां पे ये होती है कि सर मास का ऊपर डिफरेंस ही तो लेना है। सुनना, आप लोगों के दिमाग में ये चीजें भी आ सकती है कि सर मास का डिफरेंस ही तो लेना है ना, m1 माइनस m2 करें या m2 माइनस m1 करें, डजंट मैटर, डिफरेंस तो उतना ही आएगा, हाँ या ना? आना चाहिए ना, लेकिन नहीं, यहां पे नेगेटिव वाला रखोगे क्योंकि ये मास थोड़ी निकाल आप वेलोसिटी रहे ना बाबू, तो वेलोसिटी का नेगेटिव का महत्व है।
मास में डिफरेंस जो भी होगा, लेकिन यहाँ पे साइन आपको वैसा ही रखना है। अगर नहीं होता सीधा हम m1 माइनस m2 रख देते या डेरिवेशन देख लेते। समझ पाए बात को? यहाँ पे मास के डिफरेंस से मतलब नहीं, यहाँ पे जो डिफरेंस में साइन आएगा उस साइन को भी एज इट इज रहने देना है, बाद में उसका क्या यूज होगा देखना। तो m2 माइनस m1, क्योंकि v2 है इसीलिए यहाँ पे u2 डाल देना है। और बचा क्या आपका? बचा वहां पे देखो 2m2 है, यहाँ पे 2m1 बाय m1 प्लस m2, क्योंकि u1। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, कहानी इसी पे करते हैं। हाँ, हम लोग सबसे पहली बात ये मान के चलते हैं, अगर मान लो कोलाइडिंग बॉडी हो और दोनों का मास सेम हो तो क्या होगा? ठीक है, स्पेशल केस कोई छापेंगे नहीं, समझेंगे प्लीज। पहला कि इफ द masses of colliding bodies are same, मतलब ये हुआ कि m1 और m2 दोनों का मास सेम हो। लेट कर लेते हैं m, मान लेते हैं दोनों का मास सेम है, तो क्या हुआ? पुट करेंगे वहां पे, बोलिए। तो आप ये बताइए, अगर m1 m2 को पुट करिएगा तो v1 का कुछ रिजल्ट आएगा सर? जरा ये बताओ तो, m1 और m2 बराबर है तो ऊपर वाला टर्म खत्म, जीरो। ध्यान दो करंट बोर्ड पे, m1 भी m, m2 भी m, m माइनस m जीरो, जीरो बाय पूरी चीजें जीरो। v1 का सिर्फ क्या बचेगा? यहां पे दो 2m, जरा देखो तो 2m बाय m प्लस m, बोलो m से, देखो यहां पे इसको जब आप सॉल्व करिएगा बाबू, 2m बाय 2m u2 आएगा, 2m से 2m खत्म, तो यहां से v1 किसके बराबर हुआ? u2। v1 क्या था? वेलोसिटी ऑफ ए आफ्टर कोलिजन। u2 क्या था? इसको कह सकते हैं वेलोसिटी ऑफ, ध्यान से समझना, वेलोसिटी ऑफ ए आफ्टर कोलिजन is equal to velocity of b before collision। बताइए तो जरा, क्या यही बात है यहां पे? बोलो, एक बात यहां पे रिजल्ट आई। आइए v2 की बात करें। v2 जरा बताओ तो, v2 कितना होगा? देखो ये वाला टर्म भी जीरो हो जाएगा ना बाबू, m खत्म, पूरा खत्म, बचेगा क्या? बचेगा आपका 2m, m के जगह पे m रखोगे और m प्लस m, बोलिए, इंटू u1। अब एज इट इज यहां भी करोगे 2m बाय m प्लस m, 2m u1, 2m कट्टो, तो v2 यहां पे v1 u2, हाँ सही है, v2 इक्वल टू u1 आया। बोलिए v2 क्या था? वेलोसिटी ऑफ b आफ्टर कोलिजन, velocity of b after collision is equal to velocity of a before collision। yes or no? क्या हुआ सिचुएशन, थोड़ा देखेंगे क्या? आइए दिखाते हैं सिचुएशन। देखो हुआ क्या है यहाँ पे, बहुत बढ़िया कंसेप्ट है, नीट काफी बार इस पे क्वेश्चन पूछा है। बस डाटा, कोई कैलकुलेशन नहीं करना है तुम्हें, बस देखना ऐसा हो रहा है, हाँ ठीक है। देखो ये कह क्या रहा है, सुनो, इसको हम लोग ऐसे समझते हैं। एक बॉडी है जिसका मास m है, नाम a है। मान लो ये बॉडी मान लो 10 kg का है, समझना बाबू, और ये मान लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड से चल रही है, ठीक है। एक दूसरी बॉडी है सेम मास की 10 kg की, और मान लीजिए ये 20 मीटर पर सेकेंड से चल रही है, नाम है इसका b। कोलिजन हुआ a और b के बीच कोलिजन हुआ। कोलिजन के बाद a भी चल रहा है और b भी चल रहा है। आई बात समझ में? a भी चल रहा है और b भी चल रहा है। ओहो, अच्छा 20
अब होगा 2010 नहीं, कोलिजन हुआ। कंसेप्ट कहता है, देखो यहां पे होता है एक्चुअल में क्या, इस कोलिजन को हम लोग ना हेड ऑन कोलिजन कहते हैं बाबू। आए देखो हेड ऑन कोलिजन का क्या मतलब होता है समझना। हेड ऑन कोलिजन का मतलब ये होता है, कोलिजन हुआ, दो तरह के कोलिजन आप देखो, ये दोनों बॉडी इस तरह से भी कोलाइड कर सकती है और ये दोनों बॉडी इस तरह से भी कोलाइड कर सकती है। यस और नो? जब ऐसा सिचुएशन आएगा तो इसको कहते हैं हेड, कोलिजन तो इलास्टिक ही है, इसको कहते हैं हेड ऑन कोलिजन। सर से सर टकराए, हेड ऑन ना, सेंस वही है ना, हेड ऑन। तो सर ये जो पुराना वाला फॉर्मूला है, फिर फॉर्मूला बदलेगा? फॉर्मूला नहीं बदलेगा, सब कुछ वही रहेगी, सिचुएशन बस बदली। आई बात समझ में? तो जब कोलिजन आपका हेड ऑन होगा, आई बात समझ में, वहां पे लिखा रहेगा हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन। हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन तो होगी क्या, एनर्जी पूरी की पूरी ट्रांसफर होगी। 10 kg है, ये 20 से चल रहा है, ये 10 से चल रहा है। अब कोई डजंट मैटर, अब ये कोई मैटर नहीं रखा ना किसकी वेलोसिटी कितनी है, कोलिजन तो होना ही ना। उस केस में तुम्हें स्पेशली कंडीशन लगानी थी। अब कोई कंडीशन है क्या कोलिजन के लिए? कोलिजन के लिए कोई नेसेसरी कंडीशन है इसकी वेलोसिटी? तो हम लोग जनरल को ले लिए, जनरल के लिए कि किसी में कोलिजन होना है, भाई हो गया, हेड ऑन करवा दिए। इसके बाद क्या होगा, जब कोलिजन हेड ऑन होगा तो इसकी सिचुएशन बदलेगी, ये दोनों एक दूसरे से जुदा हो जाएगा अलग अलग डायरेक्शन में। ये नाम किसका, ए है और ये बी है। ए बोलेगा भाई हाँ बी तुम अपनी वेलोसिटी हमें दो, तो ए बी की वेलोसिटी से मूव करने लगेगा और बी ए की वेलोसिटी से मूव करने लगेगा आफ्टर कोलिजन। ये हो गया आपका आफ्टर कोलिजन। ऐसा है बाबू? बिल्कुल। वैसे तुम्हें ये इसका मतलब समझाए क्या होगा, तुम्हें ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। जब आप इसे सॉल्व करिएगा आपको सब कुछ आ जाएगा, V1 V2 का साइन, डायरेक्शन वगैरह सब आ जाएगा आपको। आई बात समझ में? सिचुएशन समझ पाए? बोलो। यहां पे क्या हुआ है कि एनर्जी ट्रांसफर हुआ है, यहां पे क्या हुआ है, एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का ट्रांसफर हुआ ना, इसने, हाँ यहां पे काइनेटिक एनर्जी एक्सचेंज हुई होगी, ये हुआ होगा ना। पहले छापो फिर बात करें इस पे। यहां पे ध्यान में, सॉरी, यहां पे ध्यान में रखिएगा कि काइनेटिक एनर्जी नहीं, वेलोसिटी एक्सचेंज हुआ है। दैट इज, ये कह सकते हैं दे एक्सचेंज, नहीं, एक्सचेंज देयर वेलोसिटी, दे एक्सचेंज देयर वेलोसिटी। ये सिचुएशन जब ऐसा होगा तो ये लोग अपनी वेलोसिटी एक्सचेंज कर लेगी। कब करेगी एक्सचेंज? सुनना, कंडीशन एक्सचेंज वेलोसिटी का क्या है, दोनों का मास सेम होना चाहिए और सर से सर टकराए, हेड ऑन कोलिजन हो तो वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाती है सीधा, कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। V1 V2 कोई फॉर्मूले की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सिचुएशन बस ध्यान से देखिएगा, नोट करिए, फिर आगे बात करते हैं। सवाल एग्जाम में आया, दो आइडेंटिकल बॉल है, मतलब दोनों का मास सेम। आइडेंटिकल मींस मास सेम, नहीं, ए और बी, एक बॉल ए मास m मूविंग विद वेलोसिटी 0.5 मीटर पर सेकेंड, एक बॉल बी जिसका मास वही m मूविंग विद वेलोसिटी -0.3 मीटर पर सेकेंड। हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन हुआ है, वन डायमेंशनल। इसका मतलब ये हुआ कि ए की वेलोसिटी जो होगी और बी की वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाएगी, या जो भी हुआ है, मारो गोली, ठीक है, एक्सचेंज हुआ है, मतलब बी की वेलोसिटी ए को मिल जाएगी -0.3 मीटर पर सेकेंड और ए की वेलोसिटी बी को मिलेगी 0.5 मीटर पर सेकेंड। यस और नो? अब हमसे पूछा गया है सवाल में बी और ए की वेलोसिटी रिस्पेक्टिवली, तो पहले बी का दे रखा है यहां पे, तो बताओ पहले बी का क्या होगा, 0.5 तुम्हारे पास बस एक ही ऑप्शन है सी, ए का माइनस। ए और बी नहीं पूछा गया है, बी और ए पूछा गया। सवाल में 2-3 जगह पे मिस्टेक होती है मैक्सिमम। एक कहता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, और आप लोग करेक्ट टिक करके आते हैं। पहली गलती, मैक्सिमम गलती होती है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट बोला गया है, तो आप इनकरेक्ट में ढूंढोगे। आई बात समझ में? अब इसमें जरूरी है कि ए से बी बोला था, यहां भी ए से बी बोले, आपको देखना है ए से बी बोला कि बी से ए।
और ये ऐसा नहीं कि आपकी कैलकुलेशन चेक करने के लिए, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करने के लिए सवाल देता है। कंपटीशन में आया हुआ है और ईयर था आपका 2016 था, उसके बाद 94 91 ऐसे पूछा गया आपको, नहीं 45 में, ठीक है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि हेड ऑन कोलिजन हो, इलास्टिक नेचर का हो, मास सेम हो तो वेलोसिटी ट्रांसफर हो जाती है। इसका एप्लीकेशन है, इसका यूज किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर में। कैसे देखो, बड़ा बढ़िया बात है। आपने न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम तो सुना ही होगा, क्लास 10th में भी पढ़ा है आपने न्यूक्लियर रिएक्टर, और उसमें एक टर्म था मॉडरेटर, याद होगा आपको। क्या काम है न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर का? सॉरी, न्यूक्लियर रिएक्टर में बाबू मॉडरेटर का क्या काम है? मॉडरेटर, मॉडरेटर नाम सुनो, नाम क्या है? मॉडरेटर। टेम्परेचर वेंटिलेशन रिलेटेड है, एनर्जी से रिलेटेड है। फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन को स्लो डाउन कर देता है। फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन, काफी एनर्जेटिक न्यूट्रॉन भेजा जाता है, उसको स्लो डाउन करना होता है, मतलब निकलता है ना न्यूक्लियर रिएक्शन से, तो उतनी ज्यादा आपको एनर्जेटिक न्यूट्रॉन नहीं चाहिए, तो उसको स्लो डाउन करना होता है। स्लो डाउन कैसे करते हैं? अब ये बताइए, न्यूट्रॉन आ रहा है बहुत ज्यादा एनर्जी के साथ, उसी के मास वाला, देखो चार्ज से तो कोई मतलब है नहीं, उसी के मास वाला एक दूसरा आदमी रकम से जा रहा है, नहीं अपना वेलोसिटी, वो जो स्लो डाउन जो धीरे धीरे जा रहा है, वो बोलेगा न्यूट्रॉन तुम ले लो, ठीक है, और इधर जो ये वाला है ये एनर्जी लेके अपना चला जाएगा, मतलब न्यूट्रॉन की वेलोसिटी कंट्रोल हो जाएगी। एग्जांपल के लिए समझिए, जैसे न्यूट्रॉन की वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकंड है, आपको चाहिए 20 मीटर पर सेकंड, या मान लीजिए 30 मीटर पर सेकंड वाली न्यूट्रॉन चाहिए, तो हम क्या करेंगे? न्यूट्रॉन का मास देख इतना है, हम अपना मास उतना कर लेते हैं। न्यूट्रॉन को वेलोसिटी कितनी देनी है? 30, तो चलिए हम 30 से मूव करेंगे न्यूट्रॉन की तरफ। गए 30 से मूव किए, न्यूट्रॉन से टकराए, हम बोले भाई तुम अपनी वेलोसिटी हमको दो और मेरी वेलोसिटी लेके जाओ, और वही डिजायर्ड वेलोसिटी मतलब रिक्वायर्ड काइनेटिक एनर्जी के साथ फिर न्यूट्रॉन आगे पास आउट होती है न्यूक्लियर रिएक्टर में। आई बात समझ में? बोलो नहीं। और वो होता है कौन पता है? मॉडरेटर में किसका किसका यूज करते हैं बताइए तो? हाँ, मॉडरेटर में किसका यूज करते हैं? हार्ड वाटर यूज किया जाता है, उसमें रहते हैं हाँ H+ आयंस, हाइड्रोजन आयन, नहीं हाइड्रोजन आयन यूज किया जाता है, हाइड्रोजन आयन कंटेनिंग कोई भी सब्सटेंस यूज की जाती है। कारण क्या पता है? हाइड्रोजन का मास, एक हाइड्रोजन का मास मतलब एक प्रोटॉन का मास, और एक प्रोटॉन का मास लगभग अप्रोक्सीमेटली एक न्यूट्रॉन के मास के बराबर होता है। प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास आसपास बराबर होते हैं, ऐसा माना जाता है, नहीं माना जाता है, लगभग बराबर होता है। समझ गए बात को? यूज किया जाता है। बहुत सुंदर, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, याद रहेगा ना, मान लो अगर एमसीक्यू में ऑब्जेक्टिव में आ गया कहीं पे, एप्लीकेशन इसका लिख लो। इस कंसेप्ट का एप्लीकेशन होता है इन न्यूक्लियर रिएक्टर में एज ये मॉडरेटर में, मॉडरेटर याद रहेगा ना? बोलो, मतलब न्यूट्रॉन फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन की स्पीड को स्लो डाउन कर देती है बाबू, कंसेप्ट यही यूज होता है। ठीक है, बहुत सुंदर, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े, देखो अगला केस, केस 2। ठीक है, सेकेंड केस में हमारे पास दो बड़ी है, ए और बी। समझिएगा, हमारे पास एक बड़ी ए है और एक बड़ी बी है। ठीक, हमने माना कि इसको टारगेट बड़ी कह देते हैं, ए बी को मान लो हिट करेगी, इसको टारगेट कह देते हैं। मान लेते हैं टारगेट बड़ी रेस्ट में है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, व्हेन टारगेट बड़ी, यहां पे हमने बी को लीड कर लिया, इनिशियली एट रेस्ट। इनिशियली एट रेस्ट का मतलब क्या हुआ?
इनिशियली एट रेस्ट का मतलब हो गया कि U2 0 हो गया ना, U2 0, बोलो जब U2 0 होगा तो देखिए कौन कौन सा वैल्यू एलिमिनेट हुआ है। अब बताइए उस केस में V1 कितना हो जाएगा बाबू, ये वाला टर्म खत्म, M1 माइनस M2 बाय M1 प्लस 10। बहुत सुंदर रिजल्ट आएगा बाबू, ध्यान से देखिएगा प्लीज, बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा। V2 क्या हो जाएगा, U2 वाला रिजल्ट गायब, 2M1 M1 प्लस M2 क्या होगा, U1 आएगा। अभी तक कुछ नहीं आया है, बस रिजल्ट हुआ। अब सुनो, एक बात ये कहिए कि जैसे मान लीजिए हमारे पास अर्थ का मास है, मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय 1 kg, चलो 10 kg कर दिए, कितना होगा मास ऑफ अर्थ के बराबर, कह सकते हैं, नहीं समझे? मास ऑफ अर्थ को अगर 10 kg से डिवाइड करेंगे, थोड़ा सा मास घट जाएगा अर्थ का। कैन बी नेग्लेक्टेड, मास ऑफ अर्थ में से 10 kg को माइनस कर दिए, कैन बी नेग्लेक्टेड, ये बात समझ पा रहे हैं? पक्का, बहुत सुंदर। इसमें से हम लोग मान लेते हैं पहली चीजें, सब केस इसका, सब केस 1 कि एक टारगेट बड़ी रेस्ट, देखो सब केस मतलब इसमें फाइनली सारे, अब जो 3 केसेस करेंगे सब में फाइनल ये जो टारगेट बड़ी होगी वो रेस्ट में होगी, ध्यान दीजिएगा। अब अगला जो 3 केस करने वाले हैं ये केस 2 का सब केस है, मतलब फाइनल बॉडी सब में बड़ी जो टारगेट बड़ी होगी वो रेस्ट होने वाली है। अब इसमें मान लेते हैं कि M1 M2 बराबर है, इफ मास ऑफ A और मास ऑफ B बराबर है, रुको जरा, मास A और B बराबर है, V1 का वैल्यू बताओ, M1 M2 0, कितना हुआ, कितना हुआ, जरा V2 को बताओ, तो V2 को बताओ, ये कट जाएगा, कट जाएगा, क्या होगा, क्या होगा देखना चाहोगे? आओ दिखाते हैं, कहां से एक्सचेंज, सुनो क्या हुआ, कहानी समझो बाबू, कहानी समझो। दोनों बड़ी चल रही थी, एक बड़ी A जो है मास M, सुनो ये मान लो, हाँ रे बाबू, A चल रही थी और B है हमारा रेस्ट में, मास उतना ही है लेकिन B रेस्ट में है, इसकी वेलोसिटी क्या है 0, मतलब U2 0 है। जब कोलिजन हुआ A और B के बीच कोलिजन हुआ, मास तो दोनों का सेम सेम रहा, हुआ क्या कि V1 यानी कोलिजन के बाद ब्लॉक A रुक गया, वही हुआ ना, आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के बाद ब्लॉक A V1 हो गया 0 और ब्लॉक B उसी स्पीड से जो कि पहले A के पास थी, जो A के पास थी, चलने स्टार्ट कर दी। यहां पे वेलोसिटी एक्सचेंज कहेंगे, फंसोगे फिर, मत कहना, बिल्कुल हुआ है एक्सचेंज, आएगा सवाल, लगा देना एक्सचेंज जो है वही रहने। अगर एक्सचेंज वाली बात होती तो हम बोल देते ना, जैसे पहले हो रहा था ना एक्सचेंज, हम एक्सचेंज बोल रहे हैं कि एक्सचेंज नहीं मानो, आई बात समझ में? ये समझो अगर दोनों बॉडी का मास सेम हो, वैसे तुम्हें अगर याद है तो बढ़िया बात है, मैक्सिमम टाइम यूज होता है, कभी कभी ऐसे सवाल आएंगे, इस केस में एक्सचेंज वाला हो सकता है मैटर काम ना करे, रिक्स है मत लो। मास सेम है, अगर एक बड़ी मास सेम है, एक बड़ी रेस्ट रहेगी और एक मोशन में होगी, सिंपल सी बात है, टक्कर मारेगी, और जो बड़ी चलती हुई, जैसे सीधी सी बात है, ये समझ लो ना, दो कार है, दोनों सेम मास का, रुकी हुई कार को चलती हुई कार टक्कर मारी, चलती हुई कार रुक गई और रुकी हुई कार उसी वेलोसिटी से चलने लगी, बात खत्म, ठीक है? आई बात समझ में? नोट करिए इसे। अरे सब यहां पे सर एक चीजें आप कह सकते हैं कि ए के पास काइनेटिक एनर्जी थी, ए के पास अभी काइनेटिक एनर्जी थी, बी के साथ टक्कर हुआ, नहीं, बी के साथ टक्कर हुआ और इन्होंने अपनी काइनेटिक एनर्जी 0 कर ली, मतलब यह कि इसकी पूरी काइनेटिक एनर्जी कहां गई, बी को गई। आई बात समझ में?
जैसे मान लीजिए ए बहुत ही धार्मिक आदमी था, बहुत ही दिलदार आदमी था, हृदय बहुत अच्छा था इसका, पर्स में जितना पैसा था गरीब भिखारी मिला, सारा का सारा पैसा दे दिया, अपना भिखारी बन गया। आई बात समझ में? तो यहां पे होता है 100% काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर, यहां पे लिख दो, दैट इज 100% काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर्ड। 100% काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर हो गई है, ठीक है। एक्सचेंज नहीं करना, ट्रांसफर करना प्लीज, ठीक है। मिटाए से चलो, पहला केस हो गया। पहला केस में क्या याद रहेगा? कोलिजन इलास्टिक हो, मास सेम हो, टारगेट बड़ी रेस्ट में हो, तब क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी का 100% ट्रांसफर होता है। मतलब जो रुकी हुई बड़ी है वो चलने लगती है, चलने वाली बड़ी रुक जाती है, वेलोसिटी रुकी हुई बड़ी का चलने वाली वेलोसिटी के बराबर हो जाती है। आई बात समझ में? अरे नॉर्मल सी बात है भाई, दिख तो रहा है, छोड़ो, मिटाए से। दूसरा केस करें। दूसरा केस ध्यान से समझना, सब केस में दूसरा टारगेट बॉडी तो जीरो ही रखना है ना बाबू, U2 को तो जीरो ही रखना है ना, और टारगेट बॉडी का मास क्या है? M2 बोलो। मान लेते हैं कि M2 अब की बार ना पूरा हैवी है, बहुत भारी भरकम है। इमेजिन करो एक बहुत खड़ा ट्रक है, एक ट्रक है लोडेड और वो रोड पे खड़ा है, पीछे से साइकिल से टक्कर मार दो, क्या होगा? ट्रक का कुछ होगा? किसका होगा? तुम्हारा। क्या होगा? तो ज्यादा नुकसान नहीं होगा। सेम सिचुएशन यही है, वो रिबाउंड बैक हो जाए, जानी चाहिए कि नहीं होनी जानी चाहिए? अगर कोलिजन इलास्टिक हुआ है, जैसे कोलिजन इलास्टिक हुआ है तो रिबाउंड बैक हो जानी चाहिए ना। ये सेम केस रहता है, एक गेंद को वॉल से जब आप हिट करते हैं, वॉल आपको रिबाउंड करती है नहीं करती है? वॉल रेस्ट में है, मास भी इसका हैवी है, एक छोटा सा वॉल होगा, या मान लो तुम्हें नहीं तो सस्ता सा और आसान सा हल्का सा वॉल लटकाओ जिसका मास गेंद के मास से ज्यादा हो, तब वॉल को मारो तो क्या वॉल आपको रिटर्न कर देगी? नहीं समझे बात को? एक छोटा सा 10-15 ईटा का एक दीवार बनाओ और उस पे मान लो 50 ईटा का एक गेंद लो और मारो दीवार पे, रिबाउंड करेगी क्या? तब तो नहीं करेगी। कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि जो टारगेट बॉडी का मास बहुत ज्यादा हो। अब पुट करके पहले देख लो क्या हुआ। आपका कंसेप्ट ये कहता है कि टारगेट बॉडी रेस्ट में थी तो रेस्ट में ही रहेगी। टारगेट बॉडी का जो मास है वो वेलोसिटी फाइनल जीरो होनी चाहिए ना। देखो आप ये बात तो तुम्हें समझ में आ गया ना कि टारगेट बॉडी की फाइनल वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए, ट्रक का वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए। आइए आप इस कंसेप्ट से आते हैं। आप ये बताइए 2m1 प्लस m2, v2 निकालना है ना हमें। v1 की तो कहानी करोगे क्या? चलो v1 भी कर लेते हैं, अपने आप पता चल जाएगा। v1 बात करते हैं। m1 माइनस m2 कौन बड़ा है? m2। अब वही हुआ है 10 kg माइनस अर्थ का मास, माइनस अर्थ का मास, ओह 10 kg माइनस अर्थ का मास, माइनस अर्थ का मास ना, इसको कह सकते हैं m1। ये इस केस में क्या हुआ? इन केस में m1 नेग्लेक्टेड हुआ ना बाबू, है? m1 को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, हटा दीजिए ना m1 बहुत छोटा है, हटा दीजिए m1, काहे रखिएगा? माइनस m2 बाय m1 खत्म हो गया, क्या बचा? m2 इंटू u1, क्या हुआ बाबू? माइनस u1 हुआ, होना चाहिए था ना। साइकिल की व्हील स्पीड जो है उसी से रिबाउंड बैक हो गई। भाई ये माइनस इधर दे दो ना, मतलब ये हुआ कि u1 इक्वल टू माइनस v1 रे बाबू। रिबाउंड बैक हुआ कि नहीं हुआ है? देखो तो रिटर्न हुई है सेम वेलोसिटी से, क्योंकि कोलिजन इलास्टिक हुआ है। समझ पा रहे हैं? छापना नहीं, पहले समझो। आइए v2 का हाल पता करें। v2 का क्या है? v2 देखो m1 को इग्नोर कर दिया गया ना, किसके साथ? 2 इंटू अर्थ का मास, 2 kg इंटू अर्थ का मास, इग्नोर करोगे? नहीं समझे? अर्थ का मास इंटू 2 kg, 2 kg को इग्नोर करोगे? मल्टीप्लिकेशन में नहीं होता है ना, होता है क्या? कहां पे? अरे मल्टीप्लिकेशन में m1 को इग्नोर नहीं है ना करोगे। सुन तो, भविष्य में क्या होगा कौन पता,
मान लो तुम बन गए डकैत, इसकी करंट अभी पहले ये बताओ जो कह रहे हैं वो सही है। 2 इंटू मास ऑफ अर्थ, क्या 2 kg को इग्नोर करोगे? नहीं ना, रहने दोगे ना, रहने दो ना, क्या है इतना जल्दी चिंता लोगे तो कैसे होगा बाबू। लेकिन एडिशन में m1 कैन बी नेग्लेक्टेड, एडिशन में m1 कैन बी नेग्लेक्टेड, डिवाइडेड बाय m2, कोई दिक्कत, इंटू u1, बोलो कोई दिक्कत नहीं ना। आप ये बताइए 2 इंटू 10 kg डिवाइड बाय मास ऑफ अर्थ, आई बात समझ में, मन को शांति मिला, पेशेंस ही नहीं रखोगे तुम लोग। 2 इंटू 10 kg डिवाइड बाय मास ऑफ अर्थ, बोलो बोलो न रे, तब क्यों हुआ, समझे नहीं समझे भाई, बहुत कम मास को बहुत ज्यादा मास से डिवाइड कर रहे हैं, रिजल्ट तो जीरो ही आना है ना, आई बात समझ में, रिजल्ट जीरो ही आएगा कि नहीं आएगा, कॉमन सेंस यही कहता था, रिजल्ट भी आया कि नहीं आया, बोलो। इसका ये मतलब हुआ, सुन लो, इसका ये मतलब हुआ कि एक बडी है मान लो 10 kg का, ठीक है, जो कि जा रही है 10 मीटर पर सेकेंड से, बडी ए। एक बडी है मान लो 1000 किलोग्राम का, ठीक है, जितना जीरो है जगह दे दो, और ये मान लो रेस्ट में है, इसकी वेलोसिटी है मान लो 0, इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है, ये मान लो इसका है u1 इक्वल टू 10। आफ्टर कोलिजन क्या होगा बाबू, आफ्टर कोलिजन क्या हुआ है, आफ्टर कोलिजन कुछ नहीं हुआ है, ये बड़ी जो 10,000 kg की है, कितनी 1 लाख जो भी है ना रे, ई तो वही रहेगा बाबू, इसकी वेलोसिटी जो फाइनल होगी वो रहेगी 0, परंतु 10 kg वाली वेलोसिटी का डायरेक्शन बदल जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड से। समझ पाए कहानी क्या थी? जब भी अगर नहीं समझ में आए तो सीधा साइकिल उठाओ और खड़े ट्रक को टक्कर मारो, कहानी समझ में आ जाएगी। छापो। इस केस में रिबाउंड बैक हो जाती है ना। तीसरा केस, मान लीजिए U2 तो 0 ही है, ठीक है, टारगेट बड़ी हमारा 0 ही है, टारगेट बड़ी रेस्ट में है, और M1 उस वक्त M1 बहुत छोटा था ना, मौका ऐसे भी मिले M1 बहुत बड़ा हो। सिचुएशन समझाते हैं। मान लो तुम साइकिल से रोड पे खड़े हो और पीछे से एक ट्रक आई हाई स्पीड में, क्या हुआ, क्या होगा, फिर से सुनो, तुम साइकिल से रोड पे खड़े हो और पीछे से ट्रक आई और तुम्हें हिट कर गई, ट्रक की वेलोसिटी में क्या लगता है कुछ होगा? उसको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, मरो जियो, वेलोसिटी उसकी चेंज नहीं होगी, तुम्हारी ट्रक की वेलोसिटी से ज्यादा की कम, पक्का ना, ट्रक की वेलोसिटी से ज्यादा ना, बिल्कुल 2 गुना होगा। देखो एकदम बिल्कुल ये नॉर्मल बातें चलती है नहीं, इसलिए याद रखने की जरूरत भी नहीं है। जब भी फील ले आए सीधा ट्रक एनएच पे जाना है, बीच एनएच पे साइकिल नहीं करना है, भरोसा ही कर लो ना जिंदगी को दांव पे लगा रहे हो इतना भी। हाँ, नफरत है हमसे तो कोई बात नहीं कि सर जो बोले हैं भरोसा तो करेंगे नहीं, करेंगे, ट्राई करेंगे, तब तो फिर जाओ, हम कुछ नहीं कर सकते आप ये बताइए, इस केस में M2 कैन बी नेग्लेक्टेड, M2 कैन बी नेग्लेक्टेड, यस और नो? अरे दुष्यंत, कैन बी नेग्लेक्टेड, यस और नो? बोलो ना। हाँ, आइए V1 की कहानी पता करें। M2 नेग्लेक्टेड मतलब क्या हुआ, ऊपर बचेगा सिर्फ M1, नीचे बचेगा M2 नेग्लेक्टेड, क्या बचेगा बोलो? M1 और U1। टारगेट बड़ी इस बार तुम हो, साइकिल वाला टारगेट बड़ी है, ध्यान देना। ये तो ट्रक है, ट्रक की वेलोसिटी में नो परिवर्तन, देखो हुआ, ट्रक की वेलोसिटी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। आइए तुम्हारा देखें क्या होता है V2 क्या हुआ है, क्या नेगलेक्ट हुआ है बाबू? M2 नेगलेक्ट हुआ है, 2M1 बाय M1 और U1, क्या लगता है उड़ जाओगे ट्वाइस वेलोसिटी से, मतलब ट्रक जिस वेलोसिटी से आपको हिट करेगी उसके 2 गुनी वेलोसिटी से तुम उड़ोगे बाबू, समझ गए? बाउंड्री के बाहर। ये लगा छक्का, नहीं टारगेट, तो डेट इज
टारगेट बॉडी moves with twice the velocity of a, twice of velocity of a। पहले ऐसे समझ लो। देखो बाबू, अगर मान लो ये टारगेट बॉडी है, एक ट्रक है, मान लीजिए 10 टू द पावर 3 किलोग्राम का, 10 टू दी पावर 3 ने 6 कर देते हैं, ठीक है, या चलो 10 टू दी पावर मान लो 5 किलोग्राम का, ये जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से। एक पतला दुबला मान लो 20 केजी का एक लड़का साइकिल के साथ खड़ा है चुपचाप, U2 0 है, टक्कर हुआ नहीं, ट्रक की वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आया, 10 मीटर पर सेकंड ही रहा टक्कर के बाद, और ए की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, हाँ ए की वेलोसिटी 20 जो है वो हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। समझ पाए बात को? बात को समझ पाए, जल्दी छापिए, एक बार रिकैप करें फिर छुट्टी। एक बार रिकैप कर दें बाबू, सुनो सुनो सुनो, हे रे सुनो। देखो हमने 3 केसेस डिस्कस करे हैं आज, ठीक है, तीनों को एक बार रिकैप कर देते हैं। सुनो, हमने इन जनरल ये माना कि 2 बॉडी है आपके पास, अगर दो केस हमने करे हैं। एक केस में अगर m1 और m2 का मास सेम हो जाता है और हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन होता है तो वेलोसिटी, हाँ वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाती है, होती कि नहीं होती है, मास सेम हो। दूसरा केस हम लोगों ने किया था कि अगर U2 0 है, U2 0 होता है, इसमें पहला केस U2 0 होने के बाद अगर मास सेम हो जाए बाबू, अगर मास सेम हो जाए तो काइनेटिक एनर्जी एक्सचेंज होती है, 100% काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है, ट्रांसफर हो जाती है। आई बात समझ में? दूसरा इसमें किए थे कि अगर मास नहीं, टारगेट बॉडी का M2 का टारगेट बॉडी का मास अगर ज्यादा हो, नहीं, इस केस में क्या होता है कि टारगेट बॉडी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ती है। टारगेट बॉडी अगर, हाँ रेस्ट तो सब है ना, इसमें टारगेट बॉडी रेस्ट में होना है, तो टारगेट बॉडी रेस्ट में ही रहती है, नहीं, लेकिन V1 जो होता है वो रिबाउंड हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। जैसे सिचुएशन क्या था, ट्रक खड़ी है और पीछे से आपने टक्कर मार दिया तो साइकिल वापस लौट जाती है सेम वेलोसिटी से, अगर कोलिजन इलास्टिक हुआ तो। और तीसरा केस हम लोगों ने किया था कि अगर मान लो हाँ टारगेट बॉडी का मास अब की बार बहुत कम हो तो और U2 0 हो तो, मतलब ये हुआ कि आप साइकिल पे खड़े हैं, आप टारगेट हो गए, आपका मास बहुत कम है, ट्रक के रिस्पेक्ट में ट्रक आपको आया और ठोकर मार के चला गया, तो आपकी वेलोसिटी, ट्रक की वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा, आपकी वेलोसिटी ट्वाइस हो जाएगी। क्लियर है? आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल हम लोग नए कंसेप्ट के साथ। धन्यवाद।